हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 का जो मंथली असेसमेंट है दिसंबर माह का। ठीक है, दिसंबर माह का ये मंथली असेसमेंट है, यानी मासिक मूल्यांकन है आप सभी का। तो आज के इस वीडियोज़ में हम इसे डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके पहले भी हमने क्लास 6 के दिसंबर माह का मंथली असेसमेंट अपलोड किया था। उसमें क्या था बच्चों, हमने क्वेश्चन जो है आपको नहीं दिखाया था, डायरेक्ट आंसर दिखाया था आपको हैंड राइटिंग के फॉर्म में। ठीक है, बहुत से बच्चे उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, वीडियोज़ पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, इसलिए हमने इसे वीडियो को फिर से बनाने का निर्णय लिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, यानी ये वीडियो दोबारा बन रहा है। ऐसा नहीं है जो उस वीडियोस को देख चुके हैं इसे देखना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों वीडियो सेम है, बस इसमें हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा देते हैं और उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, उसमें क्या किए थे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन भी आपका हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था। ठीक है ना, बस यही अंतर है, बाकी दोनों वीडियो सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जो उसको देख लिए हैं इसको देखना जरूरी नहीं, जो इसको देख लिए हैं वो वाली वीडियोज़ देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों वीडियो सेम है। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियोज़ में। आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। ठीक है, पूर्णांक होगा टोटल 60। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है बच्चों कि आज के इस वीडियोज़ में हमने रखा है 50 लाइक्स का टारगेट, यानी 50 लाइक का टारगेट रखे हैं आज के इस वीडियोज़ में। तो जल्दी से वीडियोज़ को लाइक करके इस टारगेट में हिस्सा ले लीजिए। ठीक है बच्चों, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। इससे होता यह है कि आपके लिए कोई भी वीडियोस बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता है। ठीक है ना, यानी आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कोई वीडियोस बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा हिंदी का है पार्ट। ठीक है, इसमें आपको कुछ गद्यांश दिया गया है, आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद जो है कुछ क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी जो थे, धोनी के सामने किस बात की दुविधा उठ खड़ी हुई थी। तो आपके ऑप्शन है परीक्षा दें या ना दें, परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेलें या ना खेलें, विकल्प ए और बी दोनों सही है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेले या ना खेले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, द्विधा का अर्थ क्या होता है। ये दुविधा होता है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है असमंजस, सुविधा, सरल या फिर पढ़ाई। ठीक है, तो बच्चों दुविधा का जो ऑप्शन अर्थ होता है वो होता है हमारा असमंजस। क्या होता है बच्चों, असमंजस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए बताएं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं इसमें कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग होने वाला है और कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आपका बच्चों यहाँ पर है भाषा। तो बच्चों भाषा जो है हमारा वो क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है। हम लिख देते हैं, आप भी अपने कॉपी पे लिखते चले जाएंगे। स्त्रीलिंग हो गया भाषा। अगर हम बात करें रास्ता की, तो रास्ता है बच्चों हमारा पुल्लिंग है। क्या है, रास्ता पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो आप रास्ता में पुल्लिंग लिखेंगे। स्पेलिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पुल्लिंग का स्पेलिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग का स्पेलिंग है। ठीक है ना, चलिए क्षमता है, क्षमता में हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्षमता में भी हम लोग स्त्रीलिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, स्त्रीलिंग लिखेंगे। ठीक है ना, क्षमता में भी हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्पेलिंग आप लोग ऊपर से देख सकते हैं, अगर हमारा स्पेलिंग लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमने जहाँ पे गोल घेरा लगाया है वहाँ पे सही स्पेलिंग लिखा गया है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। और जीवन में बच्चों आपको लिखना है पुल्लिंग। क्या लिखना है बच्चों, पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष जाति से जो डिनोट होता है। ठीक है ना, और स्त्रीलिंग का मतलब होता है जो स्त्री जाति से डिनोट होता है। ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है इन सवालों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। चलिए इसके सवाल को देख लेते हैं, इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए इसके आंसर को देख लीजिए बच्चों। धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का जो बचपन का सपना है उस समय पूरा हुआ जब भारतीय सेना के अनेक सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को देखते हुए सन 2011 में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया। इस प्रकार उनका ये सपना जो है क्या हो गया बच्चों, पूरा हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इस आंसर को आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन से गुण हैं, लिखिए। ठीक है, यानी इसका आंसर आपको लिखना है कि धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन से गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आपको लिखना है धोनी टीम को साथ लेकर चलते हैं, अपने साथी खिलाड़ी की पूरी क्षमता का उपयोग करने का कला उन्हें मालूम है, वे हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया करते हैं। तो ये आपको आंसर में लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर समझ में आ गया है, तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे और चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, इंग्लिश से लिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रॉम द एडजेक्टिव गिवन दिस ब्रैकेट। ठीक है, तो यानी आपको इसमें से भरना है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए, इन्हीं ऑप्शनों में से इस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग भरेंगे ऑप्शन नंबर सी को भरेंगे, टॉलर को भरेंगे। ठीक है, कौन सा भरेंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके क्वेश्चन है, व्हाट डज ए चाइल्ड डू आउट नर्वसनेस अकॉर्डिंग टू द पोयम एग्जाम स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, इसमें भरना है आपको ही बाइट्स हिज नेल, ही बाइट्स हिज नेल। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर सी को भरेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, गिव वन वर्ड्स फॉर ग्रुप फॉर गिवन वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस इफ इन योर वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे जो है अनेक शब्दों के बदले आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है, पहला, और फिर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो यहाँ पर बच्चों आपको जो है, चलिए इसके आंसर को हम दिखा देते हैं आपको हैंड राइटिंग पे। तो बच्चों पहला वाला जो था ए नंबर ऑप्शन में, आपको वहाँ पे हैप्पीनेस भर दीजिएगा, और हैप्पीनेस भरने के बाद बी नंबर में जो आपको सेंटेंस बनाना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप इसको लिख लीजिएगा, सी ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है किस तरह से करना है, तो ए और बी को आप फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कंप्लीट दिस सेंटेंस फ्रॉम दिस पोयम एग्जाम स्ट्रेस। तो एग्जाम स्ट्रेस एक पोयम था आपका, उसी से आपको इसको देख करके फिल करना था। तो चलिए आपको हम बता देते हैं इसके आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों आंसर आपके सामने है, बिल्कुल। कंप्लीट दिस सेंटेंस फ्रॉम दिस पोयम एग्जाम स्ट्रेस, आई स्टेप इन दिस क्लासरूम, आई कैन टच फेयर इन द एयर, आई जस्ट होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल स्पेयर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे देख करके आराम से भर सकते हैं बच्चों। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। 5 नंबर सवाल में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, आंसर दिस फ्लोइंग क्वेश्चन इन योर ऑन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में इसका आंसर देना है। व्हाट डिड मैरी डू इन द गार्डन टू द एंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द टीनी लिटिल थिंग। पहला क्वेश्चन। दूसरा है, व्हाट इज़ ए थिम्बल। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बच्चों हम एक साथ देने का प्रयास करेंगे। दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लें या फिर देख लें, क्वेश्चन भी आपके पास में होगा। तो चलिए दोनों के आंसर को हम देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए का जो आंसर है, आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, आंसर आपके सामने है, मैरी ड्रॉपेड हर थिम्बल ओवर द लिटिल एंड फॉर फन। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे ए में। और बी नंबर आंसर में बच्चों आपका यहाँ पे है, व्हाट इज़ ए थिम्बल। तो इसके आंसर में आपको लिखना है, ए मेटल और प्लास्टिक कैप विथ ए क्लोज एंड worn to protect the finger and push the needle in swing। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल जो है गणित से लिया गया है। गणित में पहला सवाल, इनमें से कौन सा युग्म रेखा का उदाहरण है। तो इनमें से कौन युग्म रेखा का उदाहरण है बच्चों? तो बच्चों इसमें से युग्म रेखा जो है आपका समांतर रेखा होगी, या प्रत्येक्षित रेखा होगी, या लंब रेखा होगी, या वक्र रेखा होगी। तो सिर्फ इसमें से देख लीजिए, तीनों जो है ना बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे चौथा वाला सिर्फ एक गलत आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आप जो तीनों आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने आंसर में ए, बी और सी तीनों को लिख दीजिएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, दिए गए समअष्टभुज में रेखा का कौन सा युग्म समांतर होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे ओपी और एलएम। क्या लिखना है? ओपी और एलएम, कौन सा रेखा जो है समांतर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो ओपी है, ये ओपी और एलएम है, इस रेखा को अगर आप खींचेंगे तो ये समांतर होगा, कभी भी ये टकराएगा नहीं। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम बात करेंगे बच्चों उसके बाद कोई भी के एल, जैसे एक एग्जांपल आपको दे, के एल और एम एन, के एल और एम एन को जैसे कि आप खींचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जा करके ये क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो ये समांतर थोड़ी होगा। ठीक है, तो जो टकराएगा नहीं, जो एकदम समांतर में चलता जाएगा, वही समांतर होगा। तो हमने आपको बता दिया, ओपी और एलएम जो है सही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, समांतर रेखा की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आपको हम बता देते हैं, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस दोबारा बन रही है तो ज़्यादा लंबा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। तो इसलिए आप 3, 4 और 5 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तीनों का आंसर हम एक बार में बताएंगे। समांतर रेखा की दो विशेषताएँ लिखना है, वो बताएंगे। अपने दैनिक जीवन में समांतर रेखा की दो उदाहरण देना है, वो भी बताएंगे।
और एम और एन दो रेखा इस प्रकार खींचें कि वे एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो ये रेखा खींचने वाला है, इसको भी हम एक बार में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो समांतर रेखा की दो विशेषताएं आपको लिखना था। तो सबसे पहला आप लिखता है समांतर रेखा हमको बढ़ाने पर वे कटती नहीं है। सबसे पहली विशेषता उसकी ये हो गई कि समांतर रेखा को जब हम लोग बढ़ाएंगे ना तो वो कटेगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। समांतर रेखा के बीच की दूरी जो है क्या होती है, वो हमेशा समान होती है। ये जो रेखा हम लोग खींचेंगे तो इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट था अपने दैनिक जीवन में समांतर रेखा की दो उदाहरण आपको देना था। तो रेल की पटरी और रूलर का किनारा। तो एक हो गया आपका रेल की पटरी, एक हो गया आपका रूलर का किनारा। रेल की पटरी बच्चों ये जो है आपका समांतर रेखा में होती है, कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है। दूसरा, अगर आपने जो आपके पास जो स्केल है जिसको हम लोग इंच बोलते हैं, तो उसका देखिएगा, एक किनारा से लाइन खींचिएगा, दूसरा किनारा से लाइन खींचिएगा, वो कभी भी टकराएगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एम और एन दो रेखाएं इस प्रकार खींचें कि वे एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है। यहाँ पे बच्चों करना क्या है, आपको एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद इसका मिडिल पॉइंट जो चाप आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, एक बिंदु पे चाप रखें। चाप रखने के बाद आधा से बेसी ले लीजिएगा, आधा से बेसी नाप लीजिएगा। नाप लेने के बाद क्या करना है, एक हवा में मारना है इधर, उसी प्रकार से एक बिंदु इधर से लेकर के हवा में मारना है इधर। उसके बाद उसी प्रकार से एक बार नीचे मारना है, एक बार ऐसे मारना। तो ये कट हो गया। अब यहीं पे इंच लगा करके इसको डायरेक्ट खींच लेना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा P, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। इस प्रकार से आप वहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिएगा। तो ये रहा, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने हमने रख दिया है। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प संघनन प्रक्रिया को दर्शाता है। तो बच्चों इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्दियों में कोहरे का बनना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए कथन एवं कारणों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन है आपका, स्कर्वी विटामिन डी की कमी से होता है। कारण है ऐसा भोजन जो ताजे सब्जी फल जैसे नींबू आंवला आदि में अभाव में होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कथन गलत है एवं कारण सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करने से समस्या कब उत्पन्न होती है। इसके आंसर को बताना है आपको, ठीक है। तो और नेक्स्ट है आपका, अभाजनीय रोग किसे कहते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, प्लास्टिक वाला हो गया, एक हो गया 4 नंबर अभाजनीय रोग किसे कहते हैं। और 5 नंबर में जल चित्र का नामांकन चित्र बनाना है। या फिर नेक्स्ट है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी आंसर को देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग सभी आंसर को देखेंगे एक साथ, ठीक है। देख लीजिए आप फिर से एक बार। एक 3 नंबर क्वेश्चन प्लास्टिक वाला, 4 नंबर क्वेश्चन अभाजनीय रोग किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। और जल चक्र वाला एक काम करते हैं, हाँ शायद हम जल चक्र वाला के बारे में आपसे बात करेंगे। जल चक्र का हम फोटो बना देंगे, ठीक है ना। तो जल चक्र वाला हम लोग फोटो देखेंगे। ये 3 क्वेश्चन लगातार देखेंगे। फिर से समझ लीजिए, प्लास्टिक के जो बनी वस्तुएं हैं उसका उपयोग करने से क्या समस्या उत्पन्न होगी, इसके आंसर को देखेंगे पहला। दूसरा देखेंगे, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। तीसरा है हमारा, जल चक्र का नामांकन चित्र बनाना है, इसे देखेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन का लगातार आंसर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक वाले का आंसर आप देख लीजिए। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। ये आसानी से विघटित नहीं होता है, जो प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। ये वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है, जो वायु और जल की प्रदूषण का कारण बनता है। तो वीडियोस रोक करके इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस चालू रहेगा तो वीडियोस लंबी हो जाती है। इसलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल था, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, परिभाषित करें। तो कभी कभी हमारे शरीर में एक से अधिक तत्वों का अभाव हो जाता है, जिससे उत्पन्न रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इसे भी आप वीडियोज रोक कर नोट कर लेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, जल चक्र का नामांकन चित्र बनाना था। तो जल चक्र का चित्र आपको किस प्रकार से इस तरह से बनाना है, क्या करना है इसमें, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नदी की तरह समुद्र की तरह पानी का बनाना है, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, एक डॉट 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 ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है वाष्पीकरण, तीर से दिखा देना है कि वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने के बाद यहाँ पे छोटा सा बादल बनाना है कि आप यहाँ पे बादल बना। बादल से आपको तीर करके ऐसे दिखाना है कि आप संघनन हुआ। संघनन होने के बाद फिर आपको बादल एक बना देना है, वहाँ से आपको दिखा देना है कि वर्षा होकर जल नीचे आई। और बगल में आप थोड़ा सा पेड़ पौधा भी बना दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से भी आपको बनाना है बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका चित्र बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है क्या करना है। लीजिए थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं इसको, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको, ठीक है। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि किस धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टाने टुकड़े तथा
अन्य पदार्थ तीव्र गति से निकलकर सतह पर पर्वत का रूप ले लेते हैं, ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं? तो बच्चों ऐसे पर्वत को हम लोग कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप आने पर, ठीक है, मुख्य रूप से बचाव का कार्य या पीड़ित लोगों की सहायता करने में किसकी भूमिका अधिक होती है? सरकार की, नेता की, लोगों की या स्वयंसेवी संगठन की? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा लोगों की मुख्य भूमिका होती है, सरकार बाद में देखती है, नेता बाद में आता है, स्वयंसेवी संगठन को आने में भी टाइम लगता है। सबसे पहले जो लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वे उसकी मदद करते हैं। ठीक है, विधायिका के कार्यों का उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान में आपका 3 प्रश्न है, ठीक है ना, 3 प्रश्न है और लगातार है। तो विधायिका के कार्यों का उदाहरण बताना है आपको सबसे पहला। ठीक है, बार बार हम PDF नहीं खोलेंगे, आप समझ लीजिए। विधायिका के प्रश्न को बताएंगे। 5वां नंबर में पर्वतों से अनेक लाभ होते हैं, उनमें से कोई 2 लाभ बताइए, ये बताएंगे। और जैन धर्म से संबंधित विचारों और मूल्यों का कारण को बताइए। 3 सवालों का आंसर हम एक बार में दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप क्वेश्चन को अगर नोट नहीं किए तो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, विधायिका वाला क्वेश्चन था आपका, विधायिका के कार्यों का उदाहरण सहित बताइए। तो विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है। उदाहरण संसद और विधानसभा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला था, पर्वतों से अनेक लाभ होते हैं, उनमें से कोई 2 लाभ उदाहरण सहित आपको बताना था। पर्वतों से पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित मानियों से होती है। पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे अपने आंसर में। और नेक्स्ट था बच्चों हमारा, जैन धर्म से संबंधित विचारों मूल्यों को बताना है। तो जैन धर्म से विचारों और मूल्यों को क्या हो गया? जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? सत्य बोलना, संपत्ति ना रखना, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो ये रहा आपका आंसर बच्चों। चलिए बच्चों, इसके बाद जो है हमारा संस्कृत का एक पार्ट है, तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, पहले क्वेश्चन में आपको जो है आपसे रोहनश्य भागिनी का अस्ति, इसमें आपको भावना लिखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, कामालिनी इते पदे विभक्ति। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन नंबर ए भर देंगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन है आपका सरोवरे का तरिंता। ठीक है, तो इसमें आपको क्या भरना है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, ये वाला पहला वाला आप आंसर लिख देंगे, यानी पहला पैराग्राफ जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर है। चौथा नंबर सवाल जो है आपका ये वाला, इसमें आपको क्या करना है बच्चों? इसमें इसी में से आपको आंसर दे देना है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।